तो सर्कुलर मोशन, कहानी बहुत आसान है। कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन होगी। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो जो सर्कुलर मोशन है ना, एनसीईआरटी में 3 चैप्टर्स में दे रखी है। कौन कौन से में? मोशन इन अ प्लेन में, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर में, और फिर अपना रोटेशन में थोड़ा बहुत हिस्सा है, वो तो मतलब जाहिर सी बात है। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी पावर और रोटेशन से पहले इसको कंप्लीट करते हैं एज अ कंप्लीट चैप्टर। चलो, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सर्कुलर मोशन में हमें 2 चीजें समझनी है। एक होती है तुम्हारी यूसीएम और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब यहां पर स्पीड क्या रहेगी? स्पीड चेंज होगी। अब स्पीड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी वेरिएबल होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तुम्हारी बदल रही होगी। अब यहां तो ऑलरेडी स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी। अब यहां पर एक चीज और आती है, एंगुलर वेलोसिटी। जब मैं बात करता हूं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो हम कोई शुरुआत नहीं कर रहे हैं जहां पर मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वहां से चीजों को बताऊंगा। अभी हम बट ऑब्वियस है फास्ट फॉरवर्ड वे में है। तो एंगुलर वेलोसिटी यहां पर क्या रहेगी? कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी मतलब तुम्हारा ओमेगा, और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ये भी चेंज होगी। अब ऐसा क्यों होता है? इसके लिए तुम्हारे पास में एक रिलेशन है, तुम्हें पता होगा, v बराबर ओमेगा आर। अब यदि सर्कल में मोशन हो रहा है तो रेडियस तो कांस्टेंट है। तो अब यदि हम वेक्टोरियली लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब यहां पर क्या है ना, तुम्हें वेक्टर का एक नया क्लासिफिकेशन पता लगता है और वो है एक्सियल वेक्टर। तो ये जो एंगल वाले जो वर्ड आते हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे तुम्हारे एक्सियल वेक्टर होते हैं। और उससे पहले जो तुम पढ़ते हो वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, ये सब तुम्हारे होते हैं कौन से वेक्टर? पोलार वेक्टर। कौन से होते हैं? पोलार वेक्टर। पोलार वेक्टर का मतलब यहां पर एक पोलैरिटी होती है, मतलब एक इनिशियल और एक फाइनल ऐसी डायरेक्शन होती है। यहां पर जब मैं एक्सियल वेक्टर कहता हूं तो ये अलोंग एक्सिस होते हैं। अलोंग कैसे होते हैं? एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये बेसिक तुम्हारा पहला रिलेशन है जो तुम्हें यहां पर ध्यान रखना है। अब हम नॉन यूसीएम में बाद में जाएंगे, हम पहले पूरी चर्चा यूसीएम में करेंगे। देखो मैंने लिखा ही है यूसीएम में क्या कह रहा हूं मैं, when a body moves along the circumference of a circle with constant speed, with constant speed, तो ये तुम्हारी बन जाएगी यूसीएम। ठीक है, इसमें पहले बेसिक 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। अब जब वो यूसीएम कर रहा है तो उसकी रेडियस तो हमारे पास में कांस्टेंट हो गई, मान लेते हैं आर। मैंने बोला कि वो यहां पर है t बराबर 0 पर, और अब ये पहुंच गया थीटा एंगल बना के t बराबर t समय में यहां पर। तो इस जगह पर इसका होगा एक पोजीशन वेक्टर, यहां पर भी होगा एक पोजीशन वेक्टर। तो इसमें हमारे पास में यहां पर निकाला जाता है डेल्टा आर वेक्टर, या डेल्टा आर ही लिख दूं मैं सीधा, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। तो यहां पर यूसीएम में एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां पर बनेगा वो बनेगा 2r साइन थीटा बाई 2। आई होप तुम्हें ये रिजल्ट याद होगा। और दूसरा जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा कि यदि यहां पर स्पीड जो है, अब यूसीएम है तो स्पीड यहां पर भी v होगी,
और यहां पर भी स्पीड क्या होगी, v होगी। मतलब यहां पर ये v से जा रहा है, यहां पर भी ये v से ही जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, यूसीएम है इसलिए। तो यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा ये आएगा 2v साइन थीटा बाई। अब यहां से वो तुम्हें ये हो सकता है कि टाइम दे दें तो फिर एक्सेलरेशन निकलवा लें, टाइम दे दें तो एक्सेलरेशन निकलवा लें। अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है तुम्हें जो यहां पर और एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी मेरे पास में यूसीएम है तो एक्सेलरेशन तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन के जो दो टाइप होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यूसीएम में हम हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में ही बात करते हैं। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसमें तुम्हारे पास में होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक एक करते हुए चीजों को डिस्कस करेंगे। अब पहला मुद्दा यहां पर छोटा सा वो है बेटा, यहां पर अब तुम्हारे एंगुलर पैरामीटर चलेंगे। तो जो एंगुलर पैरामीटर चलेंगे तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी जो है उसे हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास में क्या क्या चीजें रिलेशन होंगी। तो पहला मुद्दा कि सर्कुलर मोशन में ओमेगा बराबर एक तो होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी क्या है, टाइम पीरियड। दूसरा ओमेगा बराबर होगा 2 पाई एन, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, एन बराबर होगा 1 अपॉन। अब इनकी जो यूनिट होंगी तुम्हारे पास में, इसकी यूनिट होगी तुम्हारी रेडियन में, इसकी होगी रेडियन पर सेकंड में, और इसकी होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। अब यहां पर ध्यान से एक चीज और देखनी है, वो ये है कि कई बार तुम्हें क्या करते हैं, ओमेगा को मतलब एंगुलर वेलोसिटी को तुम्हें आरपीएम में देते हैं। किस में देते हैं, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। तो तुम्हारा जो ओमेगा बनेगा वो बनेगा 2 पाई एन बाई 60। मतलब तुम्हारे पास में यदि एन आरपीएम की स्पीड दे रखी है तो इसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारा 2 पाई एन बाई 60। ठीक है, ये एक और चीज हो गई है ना। इसके बाद यहां पर तुम्हारे जो बाकी रिलेशन है वो कैसे चलते हैं। तो भैया पहला रिलेशन ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ये रिलेशन चलेगा। अल्फा बराबर चलेगा डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे तुमने v बराबर डी एस बाई डी टी किया था बिल्कुल वही चलने वाला है। a बराबर डी वी बाई डी टी किया था, इसके अलावा और तुमने क्या किया था, a बराबर v डी वी बाई डी एस, यहां हो जाएगा ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, ये कब, जब ये चीजें वेरिएबल हैं। लेकिन यदि ये चीजें कांस्टेंट हो तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगती हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यहां पर बनती है ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस का अल्फा इंटू टी। दूसरी बनेगी थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरी बनेगी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इन्हें कंपेयर कर लो, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, बिल्कुल वही की वही चल रही है, वही पैटर्न है। इतनी मेन चीजें हैं जो तुम्हें यहां पर काइनेमेटिकल सर्कुलर मोशन में तुम्हें देखनी है। इसके अलावा अब देखो मैंने आगे हेडिंग डाली है या नहीं डाली है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि पीपीटी मेरी 2 दिन पहले उसी दिन तैयार थी, पर कल हमने लेक्चर लिया ही नहीं था। कल लेक्चर ले रहे होते तो कल भी हम 2 ही चैप्टर कंप्लीट करने वाले थे, वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर, तो मुझे याद रहता। अब मुझे क्या है 2 दिन में चीजें भूल गया हूं थोड़ी बहुत। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यदि होगा तो ठीक, बाद में, नहीं तो अभी कर लें क्या। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जब मैं बात करता हूं तो भैया देखो ये क्या है, सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है चाहे नॉन यूसीएम परफॉर्म कर रहा है,
कोई भी हो, उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा ही होगा। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ये आएगा AC बराबर या तो ओमेगा स्क्वायर आर या फिर AC बराबर आएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, अब ये वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी किधर, टुवर्ड्स सेंटर, या फिर आप कह सकते हो अपोजिट टू रेडियस वेक्टर, अपोजिट टू रेडियस वेक्टर। मतलब एक सर्कल में यदि मैं बोलूं ये एक पार्टिकल जो यूसीएम कर रहा है तो उसमें रेडियस वेक्टर को हम ऐसे बना रहे हैं, तो भैया यहां पर ये पार्टिकल मान लेते हैं इस समय इसकी वेलोसिटी इधर है, तो उस समय यहां पर तुम्हारा जो AC होगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी AC। ये बेसिक चीजें हैं तुम्हें आती होंगी। इसी पर बेस्ड है तुम्हारा कौन बेटा अगला, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो भैया इसे हम FCP कह देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब FCP जो आएगा वो या तो तुम्हारा m ओमेगा स्क्वायर r आएगा या फिर हम उसे क्या कह देंगे mv स्क्वायर अपॉन r। अब देखो वैसे तो ये रियल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी दूसरे फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। वैसे तो ये रियल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी दूसरे फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता है, हम देखेंगे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो घूमने के लिए यहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। ये बेसिक चीज पता है। जैसे रस्सी में हम पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो रस्सी में जो टेंशन आ रही है, दैट टेंशन फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। अब ये तो एक्चुअली कहानी, और एक्चुअली इसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर। लेकिन यहीं पर तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, और क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना है तो तुम्हें एक हिंट देता हूं, हमेशा क्या करो इन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप हमेशा क्या करो, m ओमेगा स्क्वायर r या फिर mv स्क्वायर अपॉन r को कर दो किधर, अपोजिट, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर कर दो। न्यूमेरिकल तुम्हारा गलत नहीं होगा, अवे फ्रॉम सेंटर कर दो, तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ये एक मैंने जस्ट हिंट दी है। जब भी सवाल सॉल्व करेंगे, अभी मैं बताऊंगा एक सवाल करा के, डोंट वरी। अब इसके बाद देखो मुझे लगता है इतनी कहानी सफिशिएंट। अब यहां पर है कुछ क्वेश्चंस। पहला सवाल देखते हैं हमारे सामने जो आ रहा है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू दिस, द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। ये वही सवाल है जो अपन ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में किया हुआ है। क्या दिया है, थीटा बराबर दिया है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 4। उसने क्या बोला है, तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है कब, जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। तो भैया एंगुलर वेलोसिटी तो मेरे पास में आ जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 3, पर टाइम तो है ही नहीं, पुट कहां से करूं। इसके लिए उसने बोला है कि ये तब बतानी है जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो। तो मैं ढूंढता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो भैया एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा 6t माइनस 12, इसको करूंगा 0 तो यहां से मिलेगा t बराबर 2, और यही वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। सेम सवाल हमने किया हुआ है, तो ओमेगा एट टी बराबर 2 कितना आएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, बोलो कितना आया, दोनों 4 दिया 12 माइनस 24 प्लस 3, तो माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, ऑप्शन नंबर सी। सेम सवाल किया हुआ है अपन ने। आगे बढ़ जाऊं, अगला सवाल देखो,
हाँ भाई, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एंगल रोटेटेड थीटा एज ओमेगा बराबर थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। हम लोग मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, वही सवाल है, बस पैरामीटर बदल गए। देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एट थीटा इक्वल टू 1। तो मैं क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। तो अल्फा के तुम्हारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक तो तुम्हें पता है कि अल्फा होगा तुम्हारा डी ओमेगा बाई डी टी, लेकिन टाइम तो है ही नहीं। दूसरा क्या है, अल्फा बराबर ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये पता है। अब देखो ओमेगा थीटा के टर्म्स में ही दिया है, तो मैं यहां से डी ओमेगा बाई डी थीटा निकाल सकता हूं। कितना आएगा बेटा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 थीटा प्लस का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा चाहिए। तो अल्फा बराबर ओमेगा कितना है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इनटू डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना आ गया, 2 थीटा प्लस का 2। और ये कहां पर चाहिए, थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू 1 पे चाहिए, तो थीटा की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और इंटू में आएगा 2 इंटू 1 प्लस का 2। बोलो कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 2 और 2 4, 4 तिया 12। खत्म, कर सकते हो। अगला सवाल, अरे सवाल रिपीट हो गया, ये सेम सवाल है। हाँ भाई, ये एक अच्छे सवाल माने जाते थे पहले, अब तो इनको हर कोई कर लेता है। क्या बोल रहा है, द सेकेंड्स हैंड ऑफ वॉच है 6 सेंटीमीटर लेंथ। मैं तुम्हें यहां पर एक छोटी सी चीज बताना पसंद करूंगा पहले, कि तुम्हें क्या करना है। आर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, इनकी क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी। इसकी कितनी आएगी बेटा, ओमेगा बराबर आएगा 2 पाई अपॉन टी। तो टी की जगह यहां पर क्या रखूंगा, 12। क्यों 12, आवर हैंड है, तो घंटे वाली जो सुई है एक चक्कर में 12 घंटे घूमती है, तो ये 12 आ जाएगा सीधा सीधा। पर 12 रखना नहीं है, ये 12 तो घंटे हैं, इसे 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगला वाला मिनट हैंड में क्या आएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन 60 मिनट और 60 सेकेंड। और ये वाले में सीधा सीधा आएगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि हमें जो यूनिट बनानी है वो क्या बनानी है, रेडियन पर सेकेंड। चलो तो अब इस सवाल को देखो, इससे क्या है, द सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच हैज 6 सेंटीमीटर लेंथ, द स्पीड ऑफ इट्स टिप। स्पीड ऑफ टिप पूछिए, मतलब तुम्हें क्या पूछा है, v, और v कहां से आएगा, ओमेगा r से। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज एट एनी टू परपेंडिकुलर पोजीशन। तो पहले तो स्पीड चाहिए बराबर, तो स्पीड कैसे आएगी, v बराबर ओमेगा r, और कौन सा हैंड है ये, सेकेंड हैंड। तो भैया ओमेगा कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 60, दैट इज पाई बाई 30 रेडियन पर। अब मुझे क्या चाहिए, v, बोलो v कितना आएगा, ओमेगा r। ओमेगा कितना है, पाई बाई 30 और रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो 6 और सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2। बोलो फिर कितना आ जाएगा बेटा यहां पर, ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा, ऑप्शन कुछ अलग चल रहे हैं, ये कुछ अलग चल रहा है। अच्छा ये मिलीमीटर पर सेकंड में है, ओके। तो भैया मैं क्या कर लेता हूं, इनटू 10 टू द पावर -3 कर लूं तो मिलीमीटर हो जाएगा। और यदि मैंने, एक सेकेंड, देखो ऐसे नहीं, इसको मैं इनटू 10 टू द पावर -1 और इनटू 10 टू द पावर +1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, देखो भाई 10 टू पावर -1 10 टू पावर +1 कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, कि भाई देखो इस पूरे को तो मैं मिली में मान लूं, अरे यस और नो,
तो अब क्या बच गया, ये 60 हो गया तो ये 30, तो 2 आंसर आ गया 2 पाई और मिलीमीटर पर, ये कौन आया v। अब दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर, मतलब डेल्टा v, और इसका रिजल्ट क्या था 2v साइन थीटा बाई 2, तो 2v कितना है 2 पाई और साइन 90/2, बोलो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई और इंटू साइन 90/2 मतलब साइन 45 कितना आएगा 1/√2, तो √2 से √2 काटोगे तो कितना आ जाएगा ये √2 और इंटू कितना आ जाएगा 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 2√2 पाई है क्या। अब देखो कहां है 2 पाई और 2√2 पाई, ऑप्शन नंबर डी कर सकते। ये वाला देखो मैंने ध्यान से देखा तो मिलीमीटर पर सेकंड में ऑप्शन दिए हैं, देखो ये तो रेडियन पर सेकंड में आया कौन तुम्हारा ओमेगा, पर मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड ये v जो आएगा ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अब यदि मैं इसको नहीं करता, मान लेते हैं हमने इसको ऐसे नहीं किया होता, तो मेरे पास v बराबर आता ओमेगा r, मतलब मैं लिखता π/30 इंटू आर कितना है 6 और 10 टू द पावर -2, तो ये जो मेरा डेटा आया है ये आया है मीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या चाहिए, ये मुझे चाहिए मिलीमीटर पर सेकंड, तो स्मॉल m लाना है, मिली को लाना है, तो टू पुट डिवाइड, टू रिमूव मल्टीप्लाई, याद करो प्रीफिक्स में सिखाया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो भाई मैंने इसको क्या लिख सकता हूं, फिर मैं इसे लिख सकता हूं 6 π/30 एज इट इज इंटू 10 टू द पावर -2 एज इट इज। अब मैंने क्या बोला टू पुट डिवाइड, तो मैं एक अलग से लाया तो इसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, देखो नया m आ गया यहां पे। अब तो क्लियर है, मैंने प्रीफिक्स टेबल समझाई थी पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, सबसे पहला पॉइंट ही वही था प्रीफिक्स में, टू रिमूव मल्टीप्लाई टू पुट डिवाइड, तो मुझे यहां पर प्रीफिक्स लाना है मिली वाला, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसकी यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या होगा, देखो ये -2 से ये कटेगा तो यहां पर 10 की पावर -1 बचेगा, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या ये 10 बन जाएगा। तो अब देखो क्या बन गया, v बराबर बन गया 6 π/30 इंटू ये बन गया 10 और मिलीमीटर पर सेकेंड। अब तुम इसे 0 से कैंसिल आउट कर सकते हो बड़े ही आराम से, कैसे 1 0 1 0 3 से काटो 2 बार, तो v बराबर आ गया 2 पाई और मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एडजस्टमेंट जो मैंने किया शायद तुम लोग को प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि तुम नीट वाले हो तो ये तो होता ही है, नीट वालों को ये समस्या तो होती ही है। अब देखो यहां पर है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने उस समय तो ज्यादा चर्चा नहीं करी थी, पर अब यहां पर हम बात करते हैं। देखो क्या है, कहानी बड़ी आसान है कि जब पार्टिकल वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा है सर्कल पर, वेरिएबल स्पीड मतलब अब स्पीड कांस्टेंट है क्या, नहीं, तो v चेंज होगा। अब जब v चेंज होगा तो यहां पर है ना एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आ जाएगा, क्या आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब वो कैसे आएगा ध्यान से समझते हैं, मतलब मान लेते हैं कि मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाया, इस सर्कुलर पाथ की देखो ये है रेडियस, तो रेडियस तो इधर में भी होगी, तो यहां पर भी रेडियस है, तो ये हो गई रेडियस। अब मैंने बोला कि यहां पर एक पार्टिकल है जिसकी इस समय यहां पर वेलोसिटी है v, तो ये v वेक्टर इधर आएगा, रेडियस वेक्टर तुम्हारा किधर आएगा बेटा, ये रेडियस वेक्टर, सॉरी ये तुम्हारा रेडियस वेक्टर इधर आएगा सेंटर से अवे। अब इसके बाद इसमें एक चीज और आएगी, वो आएगा बेटा यहां पर इस डायरेक्शन में आएगा AC वेक्टर, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यदि मेरे पार्टिकल की स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, उस बेसिस पर मुझे क्या पता लगेगा, क्या पता लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पर v वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, तो v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो मेरे पास जो ओमेगा आएगा उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, अलोंग द एक्सिस होगी। ओके, अब मैंने बोला कि यहां पर यदि मैं मान लेता हूं स्पीड क्या हो रही है इंक्रीजिंग,
यदि इंक्रीजिंग स्पीड है तो एक्सेलरेशन जो काइनेमैटिक्स में होता है वो अलोंग द मोशन या अपोजिट टू मोशन, अलोंग द मोशन, मतलब यहां पर आ जाएगा एक एटी। तो एसी और एटी से हमें मिलेगा यहां पर नेट एक्सेलरेशन, और ये जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा ये मिलेगा ए नेट। ये जो ए नेट होगा वास्तविकता में ये होगा अंडर द रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। अब इसकी तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो इस डायग्राम से, लेकिन सोचो मैं यदि यहां पर बोलूं डिक्रीजिंग स्पीड, क्या बोलूं बेटा, डिक्रीजिंग स्पीड, तो अब कहानी क्या होगी ध्यान से देखना। ये तुम्हारा कौन है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है और तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर ही था, ये AC वेक्टर। लेकिन अब जब स्पीड तुम्हारी कम हो रही है तो भैया एक्सेलरेशन अपोजिट होगा क्या वेलोसिटी के, तभी तो स्पीड डिक्रीज करेगी, यस और नो, AT। तो अब AC और AT इधर है तो तुम्हारा यहां से जो A नेट बनेगा वो बनेगा अब इस डायरेक्शन में A नेट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही रहने वाला है, बस डायरेक्शन बदल गई। कौन सा, वही तो सेंट्रीपिटल चल रहा है ना AC, वो तो है ही है। अवे फ्रॉम द सेंटर बोला था मैंने, वो रेडियस के लिए था, और टुवर्ड्स द सेंटर AC है। मतलब जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, देखो कहानी ऐसे है कुछ, सोचो ये पार्टिकल था यहां पे, ये ऐसे सीधा जा रहा था और मैंने बोला इसको सर्कल में घुमाना है इसमें, फिर इस पार्टिकल को यहां से इधर मुड़ना होगा क्या, ऐसे धीरे 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 ऐसे मुड़ेगा क्या, ये ऐसे मुड़ेगा क्या, तो इसको इधर से इधर मोड़ा किसने होगा, मतलब डेफिनेटली एक फोर्स ऐसा होना चाहिए जो इस समय यहां है, इस समय यहां है, इस समय यहां है, यस और नो। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा देखो इधर है टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसके कारण जो एक्सेलरेशन आया उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो मैंने दूसरी चीज बोली अवे, वो क्या थी, मैंने बोला जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो अवे फ्रॉम द सेंटर लगाओ और सॉल्व कर लो, सवाल गलत नहीं होगा, नहीं तो तुम बैलेंसिंग में फंस जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी क्या है, देखो यही पहला ही सवाल आ रहा है, देखो अभी तो मैं समझ में आएगा। चलो सवाल को देखो, सवाल को देखो और बताओ क्या हो रहा है। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय थ्री थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो भैया देखो यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है और यहां पर एक पार्टिकल है। अब देखो थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल जॉइंड टुगेदर बाय थ्री थ्रेड्स, इसका मतलब यह है कि कहीं एक सेंटर और होगा, मतलब मैंने माना ये है तुम्हारा एक सेंटर पॉइंट, उससे उसने क्या किया, पहले इस पार्टिकल को जोड़ा, लेंथ इक्वल है तो L, फिर यहां से यहां पर जोड़ा, इसकी भी लेंथ L, और फिर यहां से यहां पर जोड़ा और इसकी भी लेंथ L, तीनों को जोड़ दिया, तीन रस्सियां हो गई और तीन पार्टिकल भी हो गए। पार्टिकल आइडेंटिकल है तो मैं मान लेता हूं कि इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। अब कहानी में और क्या बोल रहा है वो, ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीनों घूम रहे हैं। अब ये बोर्ड तो खड़ा है लेकिन तुम इस मोबाइल को नीचे ऐसे रख दो ऐसे, या कॉपी को ऐसे रख दो तो ये ऐसे घूम रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज v नॉट, ये जो आउटर मोस्ट है, मतलब जाहिर सी बात है ये सर्कल में घूम रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये जो आउटर मोस्ट है इसकी जो स्पीड है वो है तुम्हारी v नॉट। तो सवाल क्या है, देन द रेशियो ऑफ टेंशन इन द थ्री सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसमें यदि मैं मान लूं T1, इसमें यदि मैं मान लूं T2 और इसमें यदि मैं मान लूं T3 तो क्या होगा, ये सवाल है। सोचो, मैंने तो डायग्राम बना के तुम्हें दे दिया है कि कितना आएगा करके। हाँ सॉरी,
कौन सा लॉ? गैलीलियो वाला लॉ? मैं समझा नहीं, गैलीलियो वाला लॉ कौन सा? वो तो गैलीलियो में तो भैया 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा वो है, वो कि रेंज सेम रहती है करके। अब इसमें देखो क्या बोला मैंने, ये सेंटर वहां पर है, सेंटर के अगेंस्ट घूमेंगे। तो देखो इस पार्टिकल को यदि मैं कंसीडर करूं तो देखो ये ऐसे सेंटर हो गया, ये m मास वाला पार्टिकल, इसकी स्पीड है v। अब ये कितनी दूरी पर है बेटा? ये है तुम्हारा 3l डिस्टेंस पर। बात सही है? यस और नो? अब यदि मैं इस पार्टिकल के लिए बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा? T3 बराबर मिलेगा, देखो इधर में टेंशन T3 आएगी क्या इस पार्टिकल पे? इस पार्टिकल से जो रस्सी जुड़ी है, और इधर क्या लगाना है? मैंने क्या बोला? बाहर क्या लगा दो? mv स्क्वायर अपॉन आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। तो भैया मैं m ओमेगा स्क्वायर आर बाहर लगा दो, तो T3 तो मैं सीधा मिल जाएगा कितना? m ओमेगा कितना आएगा बेटा? v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा कितना आएगा? v बाई आर। तो ये आएगा v नॉट बाई सेंटर कितना है? 3l का होल स्क्वायर, और ये आ गया 3l। तो सीधा सीधा T3 तो में मिल जाएगा m v नॉट स्क्वायर बाई 3l। बोलो इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन अब इसको ऐसे करने जाओगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। रादर देन, अब भाई इनकी स्पीड भले ही अलग अलग हो, क्या इसकी स्पीड भी ओमेगा ही होगी? इसकी स्पीड भी ओमेगा ही होगी, और इसकी स्पीड भी ओमेगा ही होगी। एंगुलर स्पीड तो सेम होगी। देखो इस बात को ध्यान रखना, जब भी पार्टिकल सर्कल पे घूमता है तो एंगुलर स्पीड सेम होती है। यदि v कांस्टेंट है, v जो है वो बदलता चला जाता है। क्यों? तो v बराबर ओमेगा आर। भाई देखो अब इस पॉइंट को यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में इतना ही चक्कर चलना पड़ेगा, लेकिन जो दूर होगा उसे इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। बोलो यस और नो? तो इसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, एंगुलर स्पीड सेम होगी। तो मुझे सबका मास सेम है, एंगुलर स्पीड भी क्या है? सेम है। यस और नो? बस आर का फर्क पड़ता चला जाएगा, तो मैं वहां से इसको ले लेता हूं। तो मैं इसे एक काम करता हूं, इसको छेड़ता ही नहीं हूं। तो T3 तुम्हारे पास आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, पहले तो ये 3l आएगा। इतना क्लियर है? अब सोचो यदि मैं सेकंड नंबर के पार्टिकल के बारे में सोचूं, ये वाले को, इस वाले की कहानी क्या है? इधर लग रहा है T2, और इधर कौन कौन लग रहे हैं? एक तो T3, और एक कौन लग रहा है? m ओमेगा स्क्वायर 3l। दोनों को इक्वेट कर दोगे तो T2 मिलेगा। तो T2 कितना आएगा बेटा? T3 m ओमेगा स्क्वायर 3l और प्लस, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी। हाँ, गड़बड़ी ये हो गई कि मेरे को यहां पे R लिखना था। अब यहां ध्यान दो, गड़बड़ी को मैं सुधार चुका हूं। m ओमेगा स्क्वायर 3l तो T3 हो गया, प्लस m ओमेगा स्क्वायर, और R कितना? अब इसके लिए R कितना आएगा? 2l। तो बोलो कितना हो जाएगा? 3l और 2l, तो ये आ जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर l। देखो ये T3 कितना आया था? T3 आया था 3m ओमेगा स्क्वायर l, ये आया 5। ये वाला कितना आएगा बताओ? 7। क्यों? इस वाले के लिए जब तुम देखोगे, ये वाले के लिए, तो भैया देखो इधर तो लग गई T1, बोलो सही बात है। इधर कौन लग गई? T2, और प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। तो देखो T1 बराबर T2 कितना? 5m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कितना है इसके लिए? l। तो T1 आ गया तुम्हारा 6m ओमेगा स्क्वायर l। तो भैया आंसर देखो 6⁵5⁵3। अब 6⁵5⁵3 तो दिया नहीं है, तो 3⁵5⁵6, क्योंकि हमारे पास डायग्राम थोड़ी कहां से किसको लिया है। तो हमारा आया 6⁵5⁵3,
तो उन्होंने 3:5:6 दिया, मतलब उधर से इधर आ जाएंगे। समझ में आया? हाँ भाई, ये देखो, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट। अगेन यहां पर फ्रिक्शन का ये है। सवाल क्या बोल रहा है? अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। देखो कहानी ये है कि देखो ये इस प्रकार से ग्रामोफोन है, ये इसका सेंटर है, इसकी कुछ तो भी रेडियस है। आपने क्या किया है, देखो ये घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, उसने बोला है कि r डिस्टेंस पे आपने क्या रख दिया, एक कॉइन। तो एक छोटा सा कॉइन है ये, इसकी दूरी कितनी है, r है। अब ये क्या बोल रहा है, द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ। ये कब रिकॉर्ड करेगा, कब इसके साथ घूमेगा? सोचो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, यदि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ही ये साथ में घूमेगा, कम हुआ तो नहीं घूमेगा, स्लिप ऑफ कर जाएगा। इसका मतलब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, किससे? किससे? जो भी एफ एक्सटर्नल है इसे घुमा रहा है। अब घुमा कौन रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। घुमा कौन रहा है बेटा इसको, घुमा रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? अब इसका जो वेट होगा, इसको यदि मैं ऐसे खड़ा कर लूं, मान लो ये कॉइन होता एम, तो इसका वेट लगता है mg, ऊपर लगता नॉर्मल रिएक्शन n, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती, म्यू एम, मतलब म्यू एम जी बड़ा होना चाहिए इससे। अब यहां से तुम मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। m से तो m गया, तो इट इंप्लाइज r छोटा या इक्वल होना चाहिए किसके, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर के। तो देखो ये वाला ऑप्शन देखो और ये वाला ऑप्शन देखो, जस्ट छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, बोलो। छोटा। ये इनइक्वालिटीज होती हैं, मैथ्स में बहुत तगड़ा रोल प्ले करती हैं ये। जब हम किसी से डिवाइड करते हैं तो इक्वलिटी का साइन चेंज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसा ही एक रिजल्ट तुमने पढ़ा होगा, यदि मैं ओमेगा स्क्वायर को इधर रख दूं तो म्यू जी अपॉन आर कहां आता है, रोटर ड्रम, टेथवेल, मौत का कुआं। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल घूमती है और रोटर ड्रम में ड्रम घूमता है। अगला सवाल देखो, इसका तो रिजल्ट तुम याद रख लो तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ भाई देखो, देखो a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both ends. The tube is when rotated in a horizontal plane about one of its end with a uniform angular velocity omega, the force exerted by the liquid at the other end is। देखो इसको एक तो गलत तरीके से किया जाता है। गलत तरीका क्या है, गलत तरीके में हम क्या करते हैं, देखो इसका एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये तुम्हारी एक ट्यूब है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारी एक एक्सिस है और इसके अबाउट इसे घुमा रहे हैं ओमेगा से। इसको फुल भरा हुआ है तो इसके अंदर का जो मास है वो है m और इसकी जो लेंथ है वो है l। अब गलत तरीका जो है वो क्या कहता है, देखो अब ये वाला जो यहीं की यहीं घूम रहा होगा, लेकिन जो यहां पर जो पार्टिकल होगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, m, इसका जो भी छोटा सा मास होगा मैं मान लेता हूं dm, और ओमेगा स्क्वायर और l। और यहां पर जो छोटा सा पार्टिकल होगा उस पर भी इधर लगेगा, वो होगा dm ओमेगा स्क्वायर और r। अब r क्या लूं, l के मतलब लेंथ कितनी लूं, वो dr बराबर है, छोटी सी लेंथ होगी कहीं dr, मुझे नहीं मालूम। तो मैं बोलता हूं यदि मैं इसको पूरा एक्सिस पे मान लूं तो क्या ये जीरो ही होगी,
तो हम इसका एवरेज निकाल लें, टोटल मास ले लें, तो इसका आंसर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L/2। ये तो इनडायरेक्ट वे है, अदरवाइज इसको हमें करना होता है इंटीग्रेशन से। हाँ, इसमें जल्दबाजी में पता गलती क्या हो जाती है, m L ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिखा है, यहां पे मैंने m ओमेगा स्क्वायर L/2 लिखा है। ये सेम सवाल आ गया तो एक बार हो सकता है तुम ml स्क्वायर ओमेगा बाई 2 कराओ। अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मुझे नहीं मालूम, पर ये जेई में पूछा जा चुका है, तो वहां के सवाल यहां पे रिपीट होते हैं 2 4 5 10 साल होने के बाद, इसलिए इसको करना जरूरी है। इस डायग्राम को बना लेना यदि तुमको कराया होगा डेफिनेटली क्लास में, इंटीग्रेशन से कराया होगा कि एवरेज से कराया ऐसे। अभी वो टाइम मत लगा, अभी मत सोच इस बारे में, अभी तुम लोगों को क्या रिजल्ट पता होने जरूरी है। इंटीग्रेशन के लिए फुर्सत में कभी देखेंगे। देखो हो गया आधा, तो 26 पे पहुंच गए, टोटल 45 स्लाइड्स हैं, उसमें कुछ तो खाली भी होंगी। हाँ भाई लो, ये आ गया पूरी कहानी, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं एक एक करते हुए बताने की बजाय मैं तुम्हें यहीं पे मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या होता है, साइक्लिस्ट कर्व को मेंटेन करने के लिए वर्टिकल से कुछ मुड़ता है, और वो क्या होता है, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी। मैं इसको लिख सकता हूं कि v बराबर अंडर द रूट ऑफ आर जी tan थीटा। बोले यस और नो। और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू लिख सकता हूं, फ्रिक्शन में पढ़ा था, तो क्या यहां से मेरे पास में v बराबर अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी भी चलता है। अब तुम ये तीन रिजल्ट को देख लो, v बराबर अंडर रूट आर जी tan थीटा म्यू आर जी, कहां लगेगा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, सर्कुलर टर्निंग ऑफ व्हीकल में, हॉरिजॉन्टल रोड पे तुम्हारा यही लगेगा अंडर रूट म्यू आर जी, कॉनिकल पेंडुलम ये एक अलग टॉपिक है, डेथवेल रोटर मैंने अभी जो बताया था ना ग्रामोफोन वाला, उसमें यही लगने वाला है, रिएक्शन ऑफ रोड ऑन कार ये एक अलग टॉपिक है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ फ्रिक्शनलेस हेमीस्फीयर। अब इसको हम करने नहीं वाले हैं, इसमें काफी टाइम लगता है इन चीजों को बताने में। भैया यहाँ पे ब्लॉक है, इसे रिलीज किया टॉप से, तो ये कहां पे छोड़ेगा, कॉट थीटा बराबर 2/3, रिजल्ट याद होगा, नहीं याद है तो भूल जाओ, और मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, हाँ वही है, वही है। उसमें बैंकिंग ऑफ रोड में तीन चीजें होती हैं, एक होती है कि तुम्हारे मतलब टोटल तीन तरह से, हम टोटल तीन पार्ट्स में इसको करते हैं। एक तो सिर्फ स्मूथ रोड इंक्लाइन प्लेन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रोड रफ, हॉरिजॉन्टल रफ रोड, और तीसरा क्या होता है, इंक्लाइन भी कर दो और रफ भी कर दो। तो उसमें v मैक्सिमम बराबर आता है अंडर द रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, याद है। तो हमने सीधा सवाल लिया यहां पे, और ये शायद सवाल सही है कि गलत है, कुछ गड़बड़ी सी लग रही है मेरे को इसमें, देखते हैं। देखो अब ये इसमें सवाल में कुछ नहीं होता भाई, बहुत हल्का सा सवाल है ये। क्या पूछा, अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विद वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, तो भैया तुम्हें kmph को कैसे कन्वर्ट करते हैं, v बराबर कितना होगा, 72 इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो v कितना आ गया, 18 36 72 4 5 20। ऑन अ फ्लैट रोड टेक्स अ टर्न ऑन द रोड एट अ पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड इज 20 मीटर, तो r दे दिया। The acceleration due to gravity is 10. In order to avoid skidding, he must not bend with respect to the vertical plane by an angle. तो वही एंगल पूछा है, तो कितना आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स, बोलो v स्क्वायर बाई आर जी। v कितना है, 20 इंटू 20, r कितना है 10 नहीं 20 है 20, और g कितना है 10, सॉल्व कर लो कितना आएगा, 0 0 20 से पूरा 20, तो कितना आ गया tan इनवर्स 2, खत्म। और ये PYQ है भाई, ये टॉपिक ही ऐसा है। हाँ अब यदि थियोरेटिकली पूछने जाए तो बहुत गहराई में उतर सकता है, लेकिन अभी हमारी अप्रोच है कि मैक्सिमम चीजों को पॉइंट आउट कवर करते हुए चल रहा है। देखो ये रहा,
2016 में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन इंक्लाइन प्लेन रोड क्या होता है? अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। वी मैक्सिमम जो आता है वो आता है अंडर द रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। और यहां पर एक चीज और आती है, यदि तुमने पढ़ी होगी तो, वो होती है वी मिनिमम, वो होती है अंडर द रूट ऑफ आर जी म्यू माइनस टेन थीटा और अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। और जाहिर सी बात है यहां पे म्यू और टेन थीटा में देख लेना किसकी वैल्यू बड़ी है, तो उसे पॉजिटिव ही लाना है। तो मैक्सिमम में ऊपर प्लस नीचे माइनस, भाई जब ऊपर प्लस प्लस करेंगे तो नंबर जुड़ के बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो छोटा नंबर नीचे आएगा, तो डिवाइड करने पे बड़ा नंबर आ जाएगा। और यदि मैंने ऊपर माइनस किया मतलब न्यूमरेटर छोटा, और नीचे प्लस किया मतलब डिनोमिनेटर बड़ा, तो छोटा नंबर आएगा, तो वो भी मिनिमम बन जाएगा। तो अब यहां पर देखो कहां है इसका आंसर, ये रहा। अब ये नीट 2016 का डायरेक्ट सवाल है, रीनीट हुआ था पता है 16 में, पेपर आउट हुआ था, पेपर लीक हो गया था, उसके बाद जो खतरनाक पेपर आया था। अब सोचो फेज 1 में पहली बार पेपर में ये सवाल है, फेज 2 में कैसा सवाल होगा, बहुत खतरनाक। 2026 में 10 साल बाद फिर से वही घटना दोहराई जा रही है। अब जब दोहराई जा रही है तो इस बार भी खतरनाक मजा आने वाला है बच्चों को। कॉनिकल पेंडुलम, अब देखो मैंने इसको यहां पर क्यों लिखा है, समझाने के उद्देश्य से। इसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज है। देखो क्या करें, हम एक रस्सी लें, उससे एक पत्थर को बांधें और इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएं, तो कहानी कैसे बनती है? कहानी कुछ ऐसे बनती है, देखो ये और ये मैंने पत्थर m मास का बांधा, ये l लेंथ की रस्सी। अब जब मैं इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर घूमेगी क्या, ये थोड़ी सी ऊपर उड़ जाएगी क्या? तो अब जो रस्सी बचेगी, रस्सी की लेंथ देखो अभी भी यहां पर तो l है, पर वो यहां से कुछ ऊपर उठ चुकी होगी, यहां पर ये r रेडियस के सर्कल में घूमेगी। तो यहां पर यदि ये m है तो देखो ये तो लग जाएगा तुम्हारा m जी वेट, रस्सी में क्या आ जाएगी टेंशन, और बाहर क्या लगाना है तुम्हें, m ओमेगा स्क्वायर। अब तुम्हें बस इनको, इसमें क्या करो, इस टेंशन के हो जाएंगे दो कंपोनेंट, एक इधर और एक, ये वाला एंगल वर्टिकल से थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये आ गया टी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, टी साइन थीटा बराबर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और टी कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एम जी। अब देखो ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को अलग अलग प्रकार से सॉल्व कर लो। जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो टी का मतलब यहां पर क्या है, टेंशन। मान लो यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एम से एम कैंसल, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। अब ओमेगा की जगह यदि मैं वी आर लिख दूं, सॉरी वी बाई आर, तो फिर से देख लेना वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अंडर रूट आर जी टेन थीटा ही बनेगा। वी बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। लेकिन मैं यदि इसको ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में चलाऊं तो देखो ओमेगा बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन आर। सही बात है। अब ओमेगा से तुम्हें क्या मिल सकता है, 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड अंडर द रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन आर। अब ये जो है ना, ये टाइम पीरियड है, इसलिए यहां पर रिजल्ट रटने नहीं है कॉनिकल पेंडुलम में, क्योंकि कॉनिकल पेंडुलम में रिजल्ट बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद होते हैं। अब कॉनिकल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है, तुमको सिंपल पेंडुलम का याद है क्या, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम है, कॉनिकल आ जाए तो यहां लगा दो कॉस थीटा, एल कॉस थीटा अपॉन जी। इस वाले रिजल्ट को जरूर याद रख लेना। दूसरा, अब टेंशन निकालनी है तो क्या करूं, 1 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो तो टेंशन आ जाएगी। अब ये रिजल्ट याद मत करो भाई, ये होंगे भी नहीं,
कंफ्यूज कर जाओ, 2 मिनट में निकल जाएगा। mg नीचे, टेंशन इधर, और m ओमेगा स्क्वायर r बाहर। बस याद रखना ये जो l है ना, ये अलग चीज है। यहां पर l क्या है? l का मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जो r है, r क्या है? रेडियस है भाई ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये अभी तक पानी नहीं लेके आया मेरा लेक्चर। पड़ता है, याद नहीं रहा। इतनी देर से लेक्चर ले रहा हूं भाई, गला सूखने को आया मेरा। लिख रहे हो क्या इसमें कुछ? थोड़ी सी हिंट से पूरा सवाल बन जाता है ये कॉनिकल पेंडुलम। डन। कॉनिकल पेंडुलम के बाद हमने क्या बोला था? डेथ वेल और रोटर, मौत का कुआं। अब देखो, जब हम पहली बार क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी चीज होगी। बहुत आसान चीज है। दो चीजें हैं यहां पर एक साथ में, कौन कौन सी? डेथ वेल, मौत का कुआं, और रोटर ड्रम। दोनों में बनाने वाले तो हम यही हैं, कुछ ऐसा ही। डायग्राम लगभग ऐसा ही दोनों में बनेगा, पर दोनों में अंतर क्या है? जो मौत का कुआं है, डेथ वेल, इसमें क्या होता है? मोटरसाइकिल चलती है और कुआं फिक्स। और जो रोटर ड्रम है उसमें ड्रम घूमता है और ऑब्जेक्ट फिक्स। आई बात समझ में? नहीं आई? डेथ वेल में क्या हो रहा है? मोटरसाइकिल घूमती है, कुआं फिक्स रहता है। रोटर ड्रम में क्या होता है? ड्रम घूमता है और ऑब्जेक्ट फिक्स। तो किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो, डायग्राम बस। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लेते हैं यहां पर वो m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो इसको यदि मैं सोचूं तो देखो, ये तो mg हो गया, बात सही है, मैंने इस जगह बनाया। अब ये मान लेते हैं ऐसा घूम रहा होगा, तो ये सेंटर है, इससे दूर क्या लगेगा तुम्हारा? m ओमेगा स्क्वायर r। अब इसे गिरने से कौन कौन से फोर्सेस हैं? यहां पर इन दोनों का कांटेक्ट हुआ, मतलब यहां पर क्या लग गई? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये यहां पर बैलेंसिंग दिख रही है क्या? नहीं है ना, ये तो नीचे गिर जाएगा। इसे कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसा। बात समझ में आ रही है? और ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। तो अब भाई देखो, ये दूसरे डायग्राम को मैं मिटा देता हूं, मैंने जबरदस्ती दो बना रही है, कोई मतलब नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो आएगी m ओमेगा स्क्वायर r। r जो है तुम्हारी वो है रेडियस। तो यहां से तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी m ओमेगा म्यू m ओमेगा स्क्वायर r। अब यदि इसको गिरने से बचाना है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे? वेट से। भाई वेट के कारण ही तो गिर रहा है ना ये, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा कर दिया। Fs कितना है? म्यू m ओमेगा स्क्वायर r ग्रेटर देन और इक्वल टू m g। काट पीट लो इसको, m से m कट जाएगा, तो भैया देखो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू g अपॉन म्यू r, और यहां से आप रूट ले लोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा अंडर द रूट ऑफ g अपॉन म्यू r। अब ओमेगा की जगह थी मुझे v चाहिए लीनियर में, तो v बराबर ओमेगा r लिख दो, बात खत्म हो जाएगी। कैसे? v बराबर ओमेगा r, तो v ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा की जगह अंडर द रूट ऑफ g अपॉन म्यू r,
और यहां पर आर कर दोगे तो v ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा अंडर द रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू। अब जो तुम्हें मन करे वो रिजल्ट याद कर लो। मिनिमम कितना होना चाहिए, तो जी आर अपॉन म्यू, या ओमेगा मिनिमम कितना होना चाहिए, जी अपॉन म्यू आर अंडर रूट में। ये भी क्लियर है। सेम ही रहेगा ना भाई, कहानी में कोई ये नहीं है, तो इसको घुमा ले या इसको घुमा ले, एक ही बात है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क, तुम यहां पहुंचने के बाद तो दोनों ही रेस्ट पे। यदि मैं यहां पर खड़ा होके देखूं, कहां पर, यहां पर, तो ड्रम भी रुक जाएगा और ऑब्जेक्ट भी रुक जाएगा। अब चाहे कोई भी घूम रहा हो, इसलिए सेम रहता है, इसलिए हम ये शॉर्टकट में चलते हैं यहां पे। अभी अगला क्या है, देखो अगला आ गया सवाल, और ये अभी का सवाल है 22-23 का नीट का। 22 या 23 का, उससे पहले 2012 में आया था सीधा। A block of mass 10 kg in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum. दिख गया मेरे को, रेडियस 1 मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज दिस, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा कितना आया था भैया, ओमेगा मिनिमम कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ जी बाई म्यू आर, बस। तो जी कितना है 10, म्यू कितना है 0.1 और आर कितना है 1। सॉल्व कर लो, देखो पॉइंट हटाओगे यहां से, ये पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ेगी, तो अंडर रूट 100 दैट इज इक्वल टू 10। यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड, खत्म। और ये उन्हीं को आते हैं बेटा जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। इतने कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ूं, कौन सा छोड़ूं, इसी में जिंदगी खराब रहती है। अगला आ गया तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहा है, कहानी तो लगभग वैसी ही है, बस देखो डायग्राम वैसा ही बनता है लेकिन सर्कल अलग हो जाएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो नॉन यूसीएम का उदाहरण है। क्यों, यहां पर देखो इस वर्टिकल सर्कल में क्या हो रहा है, यहां पर एक लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है। अब मेरा सर्कल थोड़ा सही नहीं बना, यहां पर स्पीड कम होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो स्पीड कम होती जाएगी, मतलब स्पीड चेंज हो रही है। फिर यहां से जब आओगे फिर से इंक्रीज होगी, यस और नो। अब यहां पर क्या है ना, कुछ कंडीशन होती है। जैसे तुमको भी मैंने वर्क एनर्जी में वो सवाल करवाया नहीं, लेकिन जनरली एक वर्क एनर्जी पावर में एक सवाल होता है कि आर लेंथ की रस्सी से एक ऐसे कील ठोका और एक एम मास के पार्टिकल को यहां पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाके छोड़ दिया, तो जब ये पार्टिकल इस हिंज पॉइंट के नीचे होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये सवाल होता है। और इस सवाल को करने का तरीका क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे, यहां पर है mgr और यहां पर काइनेटिक हाफ mv², तो v बराबर कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2gr। नहीं समझ में आया, एनर्जी कंजर्व करा दो तो हाफ mv² बराबर आ जाएगा mg और r। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, मास से मास कटेगा, ये 2 इधर आएगा तो v² बराबर 2gr, तो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2gr। सवाल ऐसे बोलते हैं, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r is hinged at one point and another point of this string is connected to a small particle of mass m. Now the block is pulled along with the string and kept at a position such that string becomes horizontal. Now it is released. Then what will be speed of the particle when it is just below the hinge point? ये सवाल होता है, तो ये आंसर आता है। तो इसमें क्या है, वर्टिकल सर्कल में एक कुछ चीजें हैं जो ये रिजल्ट यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या है कि देखो, अरे कहानी ये है कि देखो ये जो है ना, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहां पर आप इसे एक स्पीड दोगे। यदि ये स्पीड तुम्हारी 0 से और अंडर द रूट ऑफ 2gr के बीच में है, तो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी। देखो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड ऐसे कर लें, 2 पार्ट में। तो देखो ये नीचे है, इधर में लोअर सर्कल,
ऊपर में है अपर हाफ ऑफ सर्कल, लोअर हाफ ऑफ सर्कल। अभी वो रिजल्ट कितना आया था, √2gr। तो यदि √2gr तक होगा तो पार्टिकल करेगा ऑसिलेशन इन लोअर हाफ ऑफ सर्कल। इसके अलावा अब कहानी में यह आता है कि √2gr से तो तुम बड़े हो, लेकिन √5gr से छोटे हो √5gr। अब क्या होगा, पार्टिकल जो है अपर हाफ ऑफ सर्कल में तो जाएगा, फिर पाथ को लीव करेगा, लीव्स द पाथ, और पैराबोलिक पाथ में गिरेगा। क्या होगा, पैराबोलिक पाथ में गिरेगा। तो दूसरे वाले केस में क्या होगा कि पार्टिकल यहां से चला, यहां तक पहुंचा, कहीं यहां तक, और फिर यहां से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए गिर जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, दूसरी। पहली वाली में क्या हो रहा है, पहली वाली में यहां से यहां गया तो ये यहां से वापस आएगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा और एक टाइम में रुक जाएगा। दूसरे वाले में क्या हुआ, अपर हाफ में तो पहुंच जाएगा पर सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा और नीचे आ जाएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन यह है कि u की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू √5rg यदि है तो यहां पर वर्टिकल सर्कल क्या होगा, कंप्लीट होगा, जिसमें u मिनिमम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, √5rg। ये क्या है, मिनिमम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पर, ताकि पार्टिकल वर्टिकल सर्कल क्या कर सके, कंप्लीट। इसमें एक चीज और होती है, वो क्या है, वो ये है यदि लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड √5rg रही तो क्या होगा। ये तुम्हारा सर्कल, इसके मैंने वही 4 हिस्से कर रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट है A, ये है B, ये है C, ये है D। मान के चलो तुमने अपने पार्टिकल को यहां पर घुमाने के लिए u बराबर दे दी √5rg। r क्या है, रेडियस। तो इसका मतलब यदि तुम्हारी VA बराबर √5rg है, इफ यदि है तो क्या होगा, तो भैया ये होगा कि इस B पॉइंट पर होगी VB और इस D पॉइंट पर होगी VD, और VB विल बी इक्वल टू VD इक्वल टू √3rg। अब तुम ये मत पूछना आई कहां से, अभी मैं नहीं करा सकता डेरिवेशन B और D पे। और जो तुम्हारा ये है कौन, C पर होगी इधर VC, और VC आएगी कितनी, √rg। तो यहां पर ध्यान से देखना एक ही बात, V लोएस्ट √5rg, V मिड √3rg और V हाईएस्ट √rg। ये हैं आपके क्रिटिकल वेलोसिटी के पॉइंट। क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी पॉइंट फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पीछे क्या, और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा 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 लगती रहेगी। अभी एक पॉइंट और छूट गया मेरे को जो बताना, तुमने पहले पीछे जाने को बोल दिया। डिफरेंस इन द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट कितना होता है, याद है क्या, याद होनी चाहिए बेटा ये सब चीजें। ओए याद है, नहीं है, कोई नहीं, किसी को भी नहीं। 6 mg। मैं एक रिजल्ट देख लेता तब तक, अरे इसमें वो दिया ही नहीं। आगे ये और लिख लो इसी में ही, यहीं पे। फिर मेरे को वो TH - TL उल्टा लिख दिया मैंने। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा होती है, हाईएस्ट पे कम होती है। और ये जो कंडीशन है
इस वाली कंडीशन में यहां पर TC बराबर 0 होता है, अपर मोस्ट पॉइंट पे इस वाली कंडीशन में √5RG वाली में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होती है। अब देखो ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए भाई। तुम्हारा जो एग्जाम है वो नीट वाले एग्जाम में क्या होता है कि तुम्हें डेरिवेशन से ज्यादा तुम्हें कितना याद है इस पर फोकस होता है। जेई वालों के लिए समय होता है बहुत। हो चला देखो हम कहां तक पहुंच गए। अब एक जनरल पॉइंट पे स्पीड और टेंशन यही बचा है। रिएक्शन ऑफ रोड बिल्कुल वैसी है जैसी ये है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं। आज एक ही डीपीएस बनेगी है ना। सर्कुलर कोई अलग नहीं है, वर्क एनर्जी पावर में ही आ रहा है एक तरह से। कोशिश करूंगा कि थोड़ी बड़ी बन जाए। एनएलएम सॉल्व हो गई क्या? एनएलएम की सॉल्व हो गई क्या? हाँ वेरी गुड, यहीं बैठ के करानी है। नहीं बिल्कुल नहीं, यहीं बैठा के करवाऊंगा। कल के टेस्ट में क्या हुआ तुम्हारा उधर? रिजल्ट नहीं आया? शाम में आएगा 5-6 बजे। ठीक है, बताना क्या हुआ। हाँ फिजिक्स में रायता फैल गया। देखो रायता फैल रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात सुनो, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और वो लोग जो वहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग है ना रेप्यूटेड है, उनको देखो मेरे को एक बात समझ में आती है, मैं हर किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के बारे में बात नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है कि जहाँ तुम पढ़ के आए हो ना वो एक मतलब ईमानदार इंस्टीट्यूट है। हाँ तो वो लोग जो अपने बच्चों को क्वेश्चंस करवाते हैं ना वो इस हिसाब से करवाते हैं उसमें से पेपर बने। हाँ कई लोग बोलते हैं मार्केट में कि कितना हार्ड पेपर लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं। भाई किसी को पहले से थोड़ी पता होता है कि पेपर कितना हार्ड आएगा नहीं आएगा। हाँ उनका नाम, लेकिन मैं उनको मतलब पर्सनली मैं उनको मानता हूँ भाई। पर्सनली मैं मेरा विश्वास ये है कि भाई कि वो ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई के और इसके उससे कोई डरना थोड़ी है। क्यों डर रहे हो तुम लोग उनसे? अरे देखेंगे, अरे इतना बड़ा कुछ नहीं होता है, वो लॉजिक गेट तो हलवा है, सबसे सिंपल टॉपिक तो वही होता है। सब बताएंगे चिंता मत करो। हाँ अब क्या कहानी थी मेरे को बताना था। जनरल पॉइंट और बचा है, उसके बाद अपन रुक गए। ये सर्कल हमने बनाया, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि यहां पर तुम्हारी स्पीड है u। अब देखो वर्टिकल में सिंपल सी बात है, पार्टिकल अपने आप तो वर्टिकल नहीं कर रहा होगा, रस्सी से ही बंधा होगा। यहां स्पीड है u, रस्सी है तुम्हारी r की। ये मान लेते हैं ये पोजीशन है, ये वाला एंगल यहां से चालू हुआ थीटा से। तो अब यदि मैं यहां पर देखूं तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी T। mg कहां लग रहा होगा? एज यूजुअल mg तो नीचे ही लगेगा, और इधर कौन लग रहा होगा? m ओमेगा स्क्वायर r। अब देखो ये तो क्या ये वाला एंगल थीटा ही होगा? यस और नो? अब मैं कंपोनेंट किसके लूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस। यहां पे कंपोनेंट हमेशा उस फोर्स के लिए जाते हैं जिस फोर्स के मतलब कंपोनेंट को हमेशा उस डायरेक्शन में रखा जाता है जिस डायरेक्शन में मोशन हो या उसके परपेंडिकुलर मोशन होनी चाहिए। तो देखो अब मेरी जो डायरेक्शन का पाथ है वो ये है, तो इसके परपेंडिकुलर देखो, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये mg अकेला बचा है जो अलग सा लटक रहा है। इसका मतलब मुझे कंपोनेंट लेने हैं mg के, जो एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाला आएगा तुम्हारा mg साइन थीटा, और ये वाला आएगा mg कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? अब मैं m ओमेगा स्क्वायर r रखा हूं ना, इसको मैं एक काम कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं।
किस चीज से रिप्लेस कर रहा हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। क्यों? हाँ, सिंपल चीज ये है, इससे तुम्हें टेंशन डायरेक्टली मिल जाएगी। कितनी बेटा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। लेकिन सवाल ये है कि सर v कितना आएगा, ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, ये तुम्हारा ग्राउंड हो गया और ये तुम खड़े हो यहां से कितनी ऊंचाई पे बेटा? h। अब h ऊंचाई पे खड़े हो तो ये क्या बच गई? r माइनस h। तो यहां पर तुम्हारे पास एक बन गया ट्राइंगल जिसमें ये है r माइनस h और ये है r और ये है एंगल थीटा और ये कितना आएगा? फिर इसकी टेंशन काहे ले रहे हैं हम लोग? ये थीटा है तो क्या मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं r माइनस एच अपॉन आर? तो r माइनस एच बराबर हो गया r कॉस थीटा। तो h कितना आएगा? r कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। अब दूसरी चीज जो यहां पर तुम्हें जरूरी है वो है v। तो v के लिए क्या करूं? एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो, इसे मान लो a और इसे मान लो b, तो टोटल एनर्जी एट a बराबर है टोटल एनर्जी एट b। तो a पर टोटल एनर्जी क्या है? सिर्फ काइनेटिक, दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर। और b पे कौन कौन सी है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये आएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी और h। अब h कितना? r 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर एक छोटी सी चीज को ध्यान दीजिए, m m m सब जगह निपट लिए और इस 2 को काट दोगे तो क्या यहां पर 2 हो जाएगा? तो यार v स्क्वायर बराबर आएगा u स्क्वायर माइनस का 2gh। तो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, u स्क्वायर माइनस 2g r 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस v की वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो यहां से तुम्हारे पास में टेंशन का फिर से एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा जो इस फॉर्मेट में होगा। क्यों? v स्क्वायर लिखना है तो m बाई आर है वहां पे, m बाई आर को कॉमन ले लो तो उससे क्या हो जाएगा? यहां पर आर जी कॉस थीटा और बन जाएगा। तो वो अच्छा रिजल्ट बन सकता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा तुम इतना ध्यान रखो कि भैया v आएगा तुम्हारा कितना? v कितना आएगा? u स्क्वायर माइनस 2gh। और यहां पर t कितना आएगा? एम वी स्क्वायर। ध्यान रखना, हमने यहां पर स्पीड u ली है, इस जगह पर स्पीड क्या ली है? u। बस, दैट्स इट, खत्म। सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। एक सवाल दिया है यहां पर, देखो ये रहा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। तुम्हें वर्टिकल सर्कल पे ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि पूछा नहीं है बहुत ज्यादा ये टॉपिक, और जो भी सवाल बनता है वो एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए इसके सवाल तुम्हें ज्यादातर एनर्जी कंजर्वेशन वाले टॉपिक में मिल जाते हैं। अलग से कोई वर्टिकल सर्कल के टॉपिक पे सवाल कम मिलेंगे, बहुत ही रेयर। As a certain inside of the stone is at its lowest position and it has speed u। मतलब देखो वही सवाल बन गया, वर्टिकल सर्कल में घूम रहा था, किसी समय ये इसकी रेडियस r है, उसने क्या बोला है? लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है यहां पर? u। यही बोला है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। जब ये यहां पहुंच जाए तो तुम्हें मैग्नीट्यूड बताना है किसका? चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का। तो सवाल नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा हटके है। क्यों? क्योंकि यहां पर यदि मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखूंगा तो v वेक्टर क्या लिखूंगा? u i कैप। और यहां पर जो मैं v फाइनल वेक्टर लिखूंगा वो v j कैप, और v मुझे पता ही नहीं है अभी तक। तो बोलो v कितना आएगा? ये आएगा अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh। h कितना? r। तो भैया v मिल गया तुम्हें u स्क्वायर माइनस का 2gr। अब तुम्हें क्या चाहिए? डेल्टा v वेक्टर। क्या लिखोगे? v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। तो v फाइनल वेक्टर कितना? अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gr
जे कैप माइनस वी इनिशियल वेक्टर कितना, यू आई कैप, और ये तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक, तो क्या करूं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gr, क्यू रूट हट जाएगा, और प्लस यू स्क्वायर और पूरे का रूट, तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर माइनस 2gr, तो मेरे पास में आएगा डेल्टा वी बराबर 2u स्क्वायर माइनस 2gr पूरे का रूट, तो डेल्टा वी बराबर 2 ले लो कॉमन, ये आएगा यू स्क्वायर माइनस 2g, सॉरी यू स्क्वायर माइनस gr। देखते हैं आंसर मैच कर रहा है या नहीं। देखो अच्छा यहां पे लेंथ l थी, मैंने r ले ली, कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ रहा है। ये था हमारा लास्ट सवाल वर्टिकल सर्कुलर का। आई होप कि रिवीजन कंप्लीट हुआ होगा। फास्ट मोड में रिवीजन चलना ही है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भाई तुम दिन भर फिजिक्स थोड़ी पढ़ोगे, और कोई टीचर यदि तुम्हें अभी 5 घंटे फिजिक्स के लेक्चर करवा रहा है तो तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादती हो गई। तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, सब पढ़ के रिवीजन भी करना है, और टीचर आके 5-5 घंटे 6-6 घंटे के लेक्चर लिए जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत बात है। मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे में सम अप कर देना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए। खैर, तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन भी समाप्त होता है आज। अगला लेक्चर रोटेशन, और यदि मुझसे पॉसिबल हुआ तो रोटेशन प्लस ग्रेविटेशन। नहीं 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 भाई, जिंदगी में थोड़ी, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2 कंप्लीट करूंगा मैं एक दिन में। फिर मतलब मेरा टारगेट है कल रोटेशन प्लस ग्रेविटेशन फिनिश करना है, परसों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा 1-2 कैपेसिटेंस तक। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट का पूरा एक लेक्चर अलग से लिया जाएगा। ओके ऑनलाइन वालों, धन्यवाद, थैंक यू। मैं 45 मिनट का सोच के आया, 50